नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों, वैलिडेशन के आज के इस एपिसोड में हायर पेंशन से रिलेटेड कुछ ऐसे मुद्दे हम डिस्कस करने वाले हैं जहां पर मुझे लग रहा है कि आम आदमी के साथ में घोर अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। और दोस्तों, इस इनजस्टिस से लड़ने के लिए हमारे पास लीगल कोर्स ऑफ एक्शन के अलावा कोई और चारा अब बचा नहीं। अब दोस्तों, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जहां पर लोगों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं या जहां पर नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जा रहा है और लोगों को नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही कई सारे मुद्दे आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, उनके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। अब दोस्तों, ऐसे मुद्दे कौन से हैं? ऐसे मुद्दे होंगे एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के जो इश्यूज चल रहे हैं, जहां पर पीएफ ट्रस्ट के रूल्स बताकर लोगों के फॉर्म्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों, जब आपको डिमांड लेटर आ जाता है और आप पैसा भर देते हो, तो आप जब पैसा भरते हो तो आपसे पूरा इंटरेस्ट लिया जा रहा है, लेकिन आपको जब एरियर्स दिया जाएगा दोस्तों, उसके ऊपर एक पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, ये इंटरेस्ट तो नहीं मिल रहा है, इसके अलावा आपको एरियर्स देने में बहुत सारा डिले भी हो रहा है, जबकि आपने पैसे बहुत पहले ईपीएफओ को वापस कर दिए होंगे। तो दोस्तों, ये घोर अन्याय लोगों के साथ हो रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों, और इश्यूज होंगे क्लोज एस्टेब्लिशमेंट के लेके, जहां पर एस्टेब्लिशमेंट क्लोज हो चुके हैं और अब वहां पर एम्प्लॉयर एग्जिस्ट नहीं करता और इसीलिए दोस्तों एम्प्लॉयज के फॉर्म आगे नहीं बढ़ पा रहे और इवेंचुअली ये सारे फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों, ऐसे कई केसेस है जो एम्प्लॉयर से रिलेटेड है, जहां पर एम्प्लॉयर ने वेज डिटेल सही से नहीं भरी या एम्प्लॉयर के पास किसी एक पीरियड की वेज डिटेल थी नहीं, क्योंकि इतने पुराने रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन नहीं किए और इसकी वजह से भी दोस्तों लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। और दोस्तों, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है। जिनको दोस्तों हायर पेंशन मिल रही है, शायद उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, क्योंकि पेंशन के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जा रहा है वो किया जा रहा है प्रो राटा बेसिस का। और दोस्तों, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि प्रो राटा बेसिस का जो फॉर्मूला है वो सही तरह से हायर पेंशन में एप्लीकेबल नहीं होता और इसको सिर्फ इसलिए लगाया गया है ताकि लोगों की पेंशन वैल्यू कम की जा सके। तो दोस्तों, इन सारे मुद्दों के ऊपर आज मैं डिस्कस करूंगा और दोस्तों, मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो भी लोग कोर्ट जाने की सोच रहे या जो वकील लोग ऐसे लोगों को हेल्प करने की सोच रहे हैं, उन सब लोगों के लिए दोस्तों कुछ आर्गुमेंट में उनके हाथ में दे सकूं, कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन में उनके हाथ में दे सकूं ताकि ये ऑब्जर्वेशंस कोर्ट में पेश किए जाए और इनके ऊपर कुछ ना कुछ सुनवाई हो। दोस्तों, मेरा एक और इंटेंशन यहां पर यह होगा कि भाई जब कोर्ट में केस जाए तो सिर्फ एक एक मुद्दे के ऊपर ना जाए। ऐसा ना हो जाए कि दो लोग एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट का मुद्दा लेके चले गए, दो लोग प्रो राटा बेस का मुद्दा लेके चले गए, दो लोग क्लोज एस्टेब्लिशमेंट का मुद्दा लेके चले गए। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि बहुत सारे केसेस बनेंगे। अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं तो सारे मुद्दे को कंसोलिडेट करके एक ही केस लड़ी जा सकती है, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लड़ा जा सकता है, जिसके तहत दोस्तों सारे मुद्दों का एक साथ सोल्यूशन मिलेगा और बहुत वाइड स्कोप में जनता को इसका फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, एक ऐसा आदमी जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, उस फॉर्म में दोस्तों मेरा एक कर्तव्य बनता है कि सारे मुद्दे एक जगह पर मैं आपको लाकर बताऊं और उसके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल आर्गुमेंट है मैं आपके सामने पेश करूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हम सबकी हक की लड़ाई के लिए और इसमें दोस्तों मैक्सिमम पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश भी की है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक गुजारिश है। दोस्तों, मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें से 70% जनता इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती और दोस्तों, आप लोग सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते, इस वीडियो के साथ में एंगेज नहीं करते। आप आपके कमेंट्स नहीं बताते कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको अगर इस वीडियो में कुछ त्रुटि लगी है तो और क्या मुद्दे आगे पेश करने चाहिए। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन भी आप मुझे कमेंट्स में नहीं बताते और दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे होगा ये कि मुद्दे खत्म हो जाएंगे, आवाज उठाना बंद हो जाएगा और उसके साथ दोस्तों ये मुद्दा परमानेंटली बंद हो जाएगा और इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को होने वाला। दोस्तों, मैं पिछले 2 साल से हायर पेंशन के ऊपर सारे अपडेट आपके सामने लेके आ रहा हूं। मैं वो सारे मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, जहां पर लोगों को क्लैरिटी नहीं है। और दोस्तों, इसमें मेरा सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि ये आवाज मैक्सिमम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि कभी तो मेरी आवाज ईपीएफओ ऑफिशियल्स के कानों में पड़े, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के कानों में पड़े और उसका सोल्यूशन हमको मिले और सबको फायदा हो। तो दोस्तों, मैं तो मेरा कर्तव्य सही तरह से कर रहा हूं, लेकिन अगर आप इन वीडियोस के साथ एंगेज नहीं हो रहे, आप इन वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे, आप इन वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे, तो आप अपने साथ ही अन्याय कर रहे, किसी और के साथ अन्याय नहीं कर रहे। तो दोस्तों, कृपया करके ऐसे वीडियोस को शेयर कीजिए और अगर आपने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई नया अपडेट आएगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। वरना ऐसा हो सकता है कि आप वीडियो देख के चले गए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जो नया अपडेट मैं यहां पर देने की कोशिश कर रहा हूं वो आप मिस कर जाए, इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए
इस मुद्दे के ऊपर मिलकर आवाज उठाते हैं, इस मुद्दे के ऊपर मिलकर काम करते हैं। मेरा काम है दोस्तों आपके लिए इंफॉर्मेशन लाना और आपका काम है दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना, ऐसे वीडियोस जो आपकी मदद करते हैं उसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना। तो दोस्तों इस उद्देश्य के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जो पहला मुद्दा हम उठाने वाले हैं वो मुद्दा होगा एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को लेकर। दोस्तों आप सबको पता होगा एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के पीएफ रूल्स बताकर बहुत सारे एप्लीकेशंस ईपीएफओ ने रिजेक्ट कर दिए और यहां पर लाखों लोगों को, मतलब मेरा अंदाजा कहता है कि कम से कम 5 से 6 लाख लोगों को दोस्तों यहां पर नुकसान होने वाला। और दोस्तों ईपीएफओ जब रूल गिनाता है तो पता है रूल कैसे गिनाता है? रूल गिनाता है ईपीएफओ मैन्युअल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर पार्ट 3 निकालता है, जो कि बहुत पहले फॉर्मुलेट हुए थे और उसके रूल बताता है 2.1.1b और 2.1.1a। अब दोस्तों इस रूल में यह लिखा गया है कि जो सीलिंग होगी जहां पर आप ईपीएस में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो होगा 5,000 रुपए का, और इसके अगर ऊपर आपको जाना है तो आपको जॉइंट ऑप्शन फॉर्म ईपीएफओ को सबमिट करना होगा। और दोस्तों हुआ ये कि जब ईपीएस स्कीम बनी थी और जब ये रूल्स बने थे, उस रूल्स को अलाइन करने के लिए मैक्सिमम पीएफ ट्रस्ट ने जो अपने रूल्स बनाए थे वो उसी हिसाब से बनाए थे कि भाई आप सीलिंग के ऊपर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते और अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो फलाना फलाना प्रोसीजर आपको फॉर्म करना होगा। और दोस्तों क्योंकि सीलिंग तब अच्छी खासी थी तो मैक्सिमम लोगों ने हायर पेंशन के बारे में सोचा ही नहीं था। मतलब दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 1995 की, उस जमाने में सीलिंग रखी गई थी 5,000 रुपए की और तब लोगों की सैलरीज एक्चुअली कम हुआ करती थी, तो 5,000 की सीलिंग बहुत हैंडसम सीलिंग मानी जाती थी। इसी सीलिंग को दोस्तों सामने जाकर बढ़ाया गया, 6,500 का किया गया और फिर 2014 में दोस्तों इसको किया गया 15,000 का। और दोस्तों जब जब सीलिंग बढ़ी है तब तब ईपीएफओ ने कंट्रीब्यूशन भी ईपीएस का बढ़वाया है एम्प्लॉयर साइड से। अब दोस्तों जब ये रूल्स आपको बताया जा रहा है कि भाई आप 2.1.1a और 2.1.1b के तहत आपके जो पीएफ ट्रस्ट के रूल्स हैं वो अलाउ नहीं करते कि आप हायर पेंशन के लिए जा सके और इसीलिए हम आपके फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं, ये जब ईपीएफओ आर्गुमेंट देता है तो ईपीएफओ यहां पर कुछ चीजें भूल जाता है। अब दोस्तों ये जो रूल बनाए गए थे ये बनाए गए थे 5,000 के सीलिंग के लिए और मैक्सिमम पीएफ ट्रस्ट के रूल्स दोस्तों इसी 5,000 के सीलिंग के लिए अलाइन किए गए थे। लेकिन जब ईपीएफओ ने सीलिंग बढ़ाई 6,500 की, तब दोस्तों बहुत सारे पीएफ ट्रस्ट ने अपने रूल अमेंड नहीं किए थे। उनके रूल्स में आज भी 5,000 लिखा था, लेकिन उन लोगों ने 6,500 पे कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया और ईपीएफओ ने इस कंट्रीब्यूशन को माना और किसी भी ऑडिट में ईपीएफओ ने ये ऑब्जर्वेशन आज तक नहीं उठाया। और दोस्तों ये मैं फैक्ट के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस जो ईपीएफओ को रिप्लाई कर रहे हैं कि क्यों हमारे फॉर्म रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए, उसमें यही आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि आपने जब सीलिंग बढ़ाई तो हमने तो हमारे पीएफ ट्रस्ट के रूल्स चेंज नहीं किए, फिर भी हमने जो हायर कंट्रीब्यूशन लिया वो आपने एक्सेप्ट किया। जब आपने 15,000 की सीलिंग लगाई तब भी हमने जो हायर कंट्रीब्यूशन किया 1,250 रुपए का वो भी आपने एक्सेप्ट किया और तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब आप एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पर देने की बात आ रही है, एक्चुअल वेज डिटेल्स के ऊपर हायर पेंशन देने की बात आ रही है, तो आज ईपीएफओ इस मुद्दे को क्यों उठा रहा है दोस्तों? ये एक सबसे पहला आर्गुमेंट बन जाता है एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के फेवर में। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट में बहुत क्लियर संवेदना दिखाता है आम आदमी के साथ में, एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के साथ में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब हम हायर पेंशन के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि अनएग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को हम अलाउ कर रहे हैं, वहीं पर अगर हम एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को अलाउ नहीं करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम 2 तरह के एम्प्लॉय का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जो कि बिल्कुल मान्य नहीं होगा। और इसीलिए जो भी प्रोविजन अनएग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को लगेंगे वो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को भी एक्सटेंड किए जाएंगे। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर तरह से कहता है कि अगर किसी भी अनएग्जेम्प्टेड ट्रस्ट मतलब कि जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां के एम्प्लॉयज को अगर हायर पेंशन मिल रही है तो सिमिलर प्रोविजन मिलना चाहिए एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के एम्प्लॉयज को भी, उनको भी हायर पेंशन मिलनी चाहिए। और दोस्तों इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पता है सिर्फ एक शर्त रखी थी कि जो भी डिफरेंशियल बनेगा, कि पहले आप सीलिंग के ऊपर कंट्रीब्यूट करते थे और अब जब आप एक्चुअल वेज के ऊपर कंट्रीब्यूट करेंगे, उसका जो भी डिफरेंशियल बनेगा वो पैसा एम्प्लॉय को ईपीएफओ को वापस करना पड़ेगा, एक स्टिपुलेटेड पीरियड में वापस करना पड़ेगा और जब वो पैसा वापस कर दिया जाएगा तो ईपीएफओ हायर पेंशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूरे जजमेंट में कहीं पर भी पीएफ ट्रस्ट का उल्लेख तक नहीं किया गया, कहीं पर इसका मेंशन भी नहीं किया गया। और इसीलिए दोस्तों जब ईपीएफओ ये कह रहा है कि पीएफ ट्रस्ट के रूल आपके अलाउ नहीं करते इसलिए हम आपको हायर पेंशन नहीं देंगे, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का कंटेम्प्ट माना जाना चाहिए और ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट जा रहा है। ये दोस्तों यहां पर बात सिद्ध हो जाती है।
अब दोस्तों मजे की बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया इसलिए था ताकि ईपीएफओ ईपीएस एक्ट के अंदर हायर पेंशन दे सकता है कि नहीं दे सकता है, इस बात का इंटरप्रिटेशन किया जाए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इंटरप्रिटेशन किया, वहां पर क्लियरली बताया कि अनएग्जेम्प्टेड और एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन दोनों को ये रूल साबित हो जाता है, दोनों के लिए रूल सामान्य तरीके से एप्लीकेबल हो जाता है। तो दोस्तों अब ईपीएफओ ये दो तरह का क्लासिफिकेशन क्यों कर रहा है, यही बात दोस्तों मेरे समझ में नहीं आ रही। और दोस्तों इसी मुद्दे को लीगली हमको उठाने की जरूरत है। और दोस्तों ये सारे एग्जामिनेटर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनके रूल्स की बार बार ईपीएफओ ने स्क्रूटिनी की है, हर साल इनका ऑडिट होता है और हर साल इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी लिए जाते हैं। और ये चार्जेस पता है किस पे लिए जाते हैं दोस्तों, ये चार्जेस 5,000 रुपए भी नहीं लिए जाते, ये जो 15,000 रुपए का जो सीलिंग है उसके ऊपर लिए जाते हैं। जबकि पीएफ ट्रस्ट में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप 15,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है। मैक्सिमम पीएफ ट्रस्ट में तो आज भी ये लिखा होगा कि आप 5,000 या 6,500 के ऊपर में ही कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और तब ईपीएफओ को चल गया, तब ईपीएफओ ने कभी भी ये चीज डिमांड नहीं की कि आप अपने पीएफ ट्रस्ट के रूल अमेंड कीजिए, तभी आप हमको हायर सीलिंग के ऊपर पैसा दे सकते हैं। लेकिन आज जब हायर वेज देने की बारी आ रही है, हायर वेजेस के ऊपर हायर पेंशन देने की बारी आ रही है, तो दोस्तों ईपीएफओ ने सडनली यहां पर एप्लीकेशंस रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये सारे आर्गुमेंट सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के फेवर में जाते हैं और इन सारे मुद्दों को कोर्ट में उठाना बहुत जरूरी है। तो अब दोस्तों जो दूसरा मुद्दा हमको उठाने की जरूरत है वो होगा प्रो राटा पेंशन फॉर्मूला फॉर हायर पेंशन के ऊपर। अब दोस्तों अगर आप सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जो ईपीएफओ ने अमेंडमेंट किया है उसको मान्य धरा था। और दोस्तों ये अमेंडमेंट पता है किस लिए था, ये अमेंडमेंट था कि सीलिंग को 6,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाएगा और जो ऑर्डिनरी पेंशन ईपीएस की होती है उसमें प्रो राटा बेसिस का फॉर्मूला लगाया जाएगा। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बात मानी थी कि ईपीएफओ ने किसी भी रूल को वायलेट नहीं किया है और जो ईपीएफओ ने प्रो राटा बेसिस का फॉर्मूला 2014 में लगाया था वो बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि यही प्रो राटा का जो फॉर्मूला है वो हायर पेंशन के लिए भी लगेगा। और दोस्तों ये जो प्रो राटा का फॉर्मूला हायर पेंशन के लिए लग रहा है ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। उसका दोस्तों एक छोटा सा आर्गुमेंट मैं आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रो राटा बेसिस का फॉर्मूला 2014 के अमेंडमेंट के लिए माना तो उसका एक कारण था। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया ईपीएफओ के 1995 में जब ईपीएस स्कीम बनी तो उस टाइम पर पहली सीलिंग रखी गई थी 5,000 की। फिर दोस्तों कुछ साल बाद इस सीलिंग को बढ़ा के 6,500 कर दिया गया और कुछ साल बाद इस सीलिंग को बढ़ा के 15,000 कर दिया, क्योंकि लोगों की सैलरीज बढ़ती गई। तो ईपीएफओ को लगा कि अगर एक अच्छी लाइफस्टाइल किसी आदमी को जीनी है तो उसको पेंशन ज्यादा मिलनी चाहिए और इसके लिए उसको ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए और इसी इंटेंशन से ईपीएफओ ने सीलिंग बढ़ाई थी। लेकिन दोस्तों क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशंस अलग अलग लेवल पर लिए गए, कभी जब 417 रुपए का कंट्रीब्यूशन आप करते थे वो होता था 5,000 रुपए के ऊपर, जब दोस्तों आप 541 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करते थे वो होता था 6,500 के ऊपर, और जब आप 1,250 रुपए का कंट्रीब्यूशन करते थे वो होता था 15,000 की सीलिंग लिमिट के ऊपर। तो दोस्तों आपने डिफरेंट फेजेस में आपने अलग अलग कंट्रीब्यूशन किया और क्योंकि अलग अलग फेजेस में अलग अलग कंट्रीब्यूशन किया है तो उस पीरियड की अलग अलग पेंशन भी कैलकुलेट होगी और सारे पीरियड्स की दोस्तों पेंशन ऐड होने के बाद ही आपको फाइनल पेंशन दी जाएगी। यहां पर लॉजिक बनता है क्योंकि अगर आपने अलग अलग रेट से कंट्रीब्यूशन किए तो अगर आपको अलग अलग रेट से पेंशन दी जा रही है तो इसमें कोई अन्याय नहीं हो सकता। और दोस्तों यही ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का था। लेकिन दोस्तों जब हम हायर पेंशन की बात कर रहे हैं तो 1995 से लेके आज तक जो भी डिमांड लेटर इशू होगा उसमें दोस्तों एक्चुअल वेजेस के ऊपर, मतलब कि जो भी एक्चुअल पेंशनेबल सैलरी होगी जनरली जो बेसिक प्लस जीए की होती है उसके ऊपर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट करने वाले। तो दोस्तों ऐसा कहीं पर भी डिफरेंशिएशन नहीं है कि भाई 2014 के पहले जो कंट्रीब्यूशन हायर वेजेस के ऊपर किया जाएगा वो अलग रेट से किया जाएगा या 2014 के बाद जो कंट्रीब्यूशन हायर पेंशन के लिए किया जाएगा वो अलग किया जाएगा। यूनिफॉर्म तरीके से दोस्तों आपके एक्चुअल बेसिक प्लस जीए के ऊपर जो आपकी एक्चुअल पेंशनेबल सैलरी होगी उसके ऊपर ही आपको 8.33% का रिडक्शन करना है और आपके एम्प्लॉयर को वो पैसा ईपीएफओ को शिफ्ट करना है। अब दोस्तों जब यूनिफॉर्म तरह से आपका कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है, एक ही फॉर्मूले से आपका कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है, तो जब आपको हायर पेंशन देने की बारी आ रही तो दो फेज में इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा रहा है मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। जैसे कि मैंने आपको बताया जब अलग अलग फेजेस में अलग अलग कंट्रीब्यूशन था तो अलग अलग फेजेस का अलग अलग पेंशन बनना बहुत लॉजिकल बनता है। तो दोस्तों उसी तरह से लॉजिक ये भी बनता है कि अगर थ्रू आउट द पीरियड एक ही मेथड से आपका पैसा लिया गया है, एक ही कैलकुलेशन से आपका पैसा लिया गया है, तो आपको जब पेंशन दी जानी चाहिए वो भी एक ही कैलकुलेशन से दी जानी चाहिए, वो भी आपके लास्ट की जो भी बेसिक बनेगी या आपकी लास्ट के 60 मंथ्स का जो एवरेज बनेगा उसके ऊपर आपको दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ईपीएफओ
उन्होंने एक अलग ही फॉर्मूला निकाल के रखा है कि 2014 के पहले का कंट्रीब्यूशन अलग से कैलकुलेट किया जाएगा और 2014 के बाद की जो पेंशन बनेगी वो अलग से कैलकुलेट की जाएगी। और दोस्तों इससे हो ये रहा है कि आपकी जो पेंशन आपको बन रही है वो पेंशन आपकी कम बन रही है। मतलब कि अगर किसी आदमी की दोस्तों 50,000 की एक्चुअली पेंशन बनने वाली थी तो आज उस आदमी का प्रोराटा की वजह से 5 से 6,000 का स्ट्रेट नुकसान हो चुका है। और दोस्तों ये नुकसान साल में 12 बार होगा और सालों साल होगा जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहेगा। तो दोस्तों इसकी वैल्यू लाखों में जाएगी। और दोस्तों इसीलिए इस पॉइंट को भी कोर्ट में चैलेंज करने की जरूरत है और इस तरह के आर्गुमेंट पेश करने की जरूरत है। और दोस्तों यहां पर एक मजे की बात मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग पता है मुझे क्या बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को इस तरह से क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हो। दोस्तों मैं ऐसा क्रिटिसाइज इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जो इस देश का है वो मुझे हक देता है कि अगर किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है तो मैं उसके ऊपर आवाज उठाऊं। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरह की बनी है जहां पर लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, दो कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज बनाए जा रहे हैं, लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, लोगों को जो मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए था वो बेनिफिट कम करके दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो इस देश का हाईएस्ट कोर्ट है उसका हर एक वर्डिक्ट इस देश का लॉ माना जाता है, उस लॉ को अगर गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है तो दोस्तों एक आम नागरिक, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि इस आवाज को मैं जरूर उठाऊं और मेरा संविधान मुझे ये हक भी दे। और दोस्तों संविधान से बड़ा कानून इस देश में कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो लॉ इंटरप्रेट करता है उससे बड़ा कानून इस देश में कोई भी नहीं है। तो दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट के कानून की जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया उसको अगर वर्बैटिम फॉलो नहीं किया जा रहा, उसका अपने मन गढ़ंत तरीके से अगर इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाना बहुत जरूरी हो जाता है। और दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि हम भाई केस लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम हाई कोर्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हाई कोर्ट में जाके बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है आपके लिए ऑर्डर्स पास हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट दिया गया है दोस्तों उसको अगर चैलेंज करना है तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही अमेंड कर सकता है और वो भी एक बिगर बेंच के स्ट्रेंथ के साथ ही अमेंड कर सकता है। तो दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के जजमेंट के लिए अगर हम कोई आर्गुमेंट रखना चाहते हैं, अगर हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वायलेट किया जा रहा है ईपीएफओ के तहत, तो दोस्तों हमको हाई कोर्ट में जाके फायदा नहीं होगा। इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, लेकिन कलेक्टिव लेवल पे अगर आप सही तरह से फाइट करना चाहते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे ही खटखटाने चाहिए। और दोस्तों इसका एक और आर्गुमेंट ये भी बनता है कि अगर आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो हो सकता है कि ईपीएफओ फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करे। तो दोस्तों क्योंकि हमारा मानना ही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, तो क्यों ना डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाए ताकि समय बचे, ताकि पैसा बचे, आपको वकीलों की फीस कम देनी पड़े। दोस्तों जो तीसरा मुद्दा हमको डिस्कस करने की जरूरत है वो है हायर पेंशन के एरियर्स को लेकर। दोस्तों जब भी आपको डिमांड लेटर इश्यू होगा तो आप उसमें ये बात देखेंगे कि आज तक की डेट का जो भी इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट आपसे वसूला जा रहा है और उस इंटरेस्ट के साथ ही दोस्तों आपको ईपीएफओ को पैसा देना है। इनफैक्ट आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा कि अगर आप पहले महीने में पैसा भरते हो तो इतना पैसा भरना है, दूसरे महीने में भरते हो तो उसमें इंटरेस्ट ऐड करके इतना पैसा भरना है, तीसरे में भरना है तो और इंटरेस्ट ऐड करके आपको और बड़ा पैसा भरना है। तो दोस्तों ये बात तो स्पष्ट है कि ईपीएफओ जो भी पैसा आपसे वापस लेगा हायर पेंशन के लिए उस पर दोस्तों इंटरेस्ट लगाएगा। लेकिन मजे की बात है कि जो भी एरियस आपको दिया जाएगा वो कितने साल बाद क्यों ना मिले आपको, उसके ऊपर एक पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों ये मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे केसेस भी है जहां पर लोगों ने पैसे साल 2024 के जनवरी महीने में ही दोस्तों जमा कर दिए थे, लेकिन आज साल 2025 के फरवरी महीने में या मार्च के महीने में भी दोस्तों उनको एरियस नहीं मिला, उनकी हायर पेंशन स्टार्ट नहीं हुई है। तो दोस्तों ये जो डिले हुआ है यहां पर इन्होंने तो अपना पैसा, मतलब कि जो व्यक्ति है, जो एम्प्लॉय है, उसने तो अपना पैसा विद इंटरेस्ट भर दिया और हो सकता है कि उस पैसे को जुगाड़ने के लिए उसने लोन भी उठाया, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट भर रहा है, लेकिन मजे की बात यह कि उसको जो पैसा मिलेगा उस पर एक पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो जो भी डिले ईपीएफओ कर रहा है उसके लिए कोई भी जवाबदारी ईपीएफओ की नहीं बन रही है और ना ही उनको फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर तो इंसेंटिव बन जाता है कि जितना डिले करके आपको एरियस दिया जाए उतना दे दे ताकि ईपीएफओ को इंटरेस्ट कमाने का फायदा हो जाए, क्योंकि आप जो पैसा देंगे उसके ऊपर तो बढ़िया ईपीएफओ उसको इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाएगा, लेकिन आपके साथ में कोई भी इंटरेस्ट शेयर नहीं किया जाएगा और इसीलिए दोस्तों यहां पर एरियस मिलने में देरी भी हो रही है। अगर दोस्तों एरियस के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा होता, अगर ईपीएफओ को यहां पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता तो ईपीएफओ कभी भी इस तरह के डिलेज नहीं करता। और इसीलिए दोस्तों नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति से आप पैसा इंटरेस्ट के साथ ले रहे हो
तो आपको उसको पैसा भी इंटरेस्ट के साथ ही देना चाहिए, क्योंकि दिस डिले इज एट्रीब्यूटेबल टू यू। और दोस्तों जब मैं बोल रहा हूं कि दिस डिले इज एट्रीब्यूटेबल टू ईपीएफओ, बहुत साउंड लॉजिक से बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो 4/11/2022 को जजमेंट दिया था, उसमें सिर्फ 4 महीने का समय दिया था ईपीएफओ की स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन दोस्तों वो 4 महीने का जो समय था वो मार्च 2023 में खत्म हो गया। आज कौन सा साल चल रहा है? साल 2025 चल रहा है। तो दोस्तों ये जो 2 साल का डिले हुआ, इसके ऊपर जो पैसा आपको वापस करना है, ये 2 साल के डिले की वजह से 2 साल का जो इंटरेस्ट लगेगा, किसको भरना है? एक आम आदमी को भरना है, एक सीनियर सिटीजन को भरना है। क्यों भरना है? क्योंकि ईपीएफओ ने डिले किया। यही अगर उन्होंने फैसिलिटी मार्च 2023 में शुरू कर दी थी, मार्च 2023 में अगर लोगों को डिमांड लेटर इश्यू कर दिए होते, तो 2 साल का इंटरेस्ट तो बच जाता। इनफैक्ट उसकी हायर पेंशन कब की स्टार्ट हो गई होती, उसको एरियर्स भी आ चुका होता और वो आज बहुत अच्छे हालत में होता। लेकिन ये जो 2 साल का डिले ईपीएफओ ने किया, इसका भुगतान किया जा रहा है इंटरेस्ट के तौर पर एक आम आदमी से। और दोस्तों ये यहां पर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल में नहीं बैठता, इसीलिए दोस्तों एरियर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलना बहुत जरूरी है। और दोस्तों ईपीएफओ का आर्गुमेंट यह है कि ईपीएस स्कीम में कहीं पर भी एरियर्स के ऊपर इंटरेस्ट देने का प्रोविजन ही नहीं है, इसलिए हम नहीं दे सकते। तो दोस्तों ईपीएस स्कीम में तो हायर पेंशन का भी प्रोविजन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया ना। तो उसी तरह से अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हमको ये मुद्दा उठाना चाहिए कि ईपीएस एक्ट में भले ही ऐसा प्रोविजन ना हो एरियर्स के ऊपर इंटरेस्ट देने का, लेकिन नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और दोस्तों हमको ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इस बात को भी कंसिडर करे। और यहां पर दोस्तों बहुत लोगों को फायदा होगा, उन लोगों को जरूर फायदा होगा जिनको एरियर्स मिलना चाहिए था। यहां पर दोस्तों इनफैक्ट कंटेम्प्ट का केस तो बनता ही बनता है ईपीएफओ के ऊपर में। इनफैक्ट दोस्तों यहां पर ये चीज भी बन जाती है कि भाई लोगों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, उसके लिए किसी ना किसी को एक्चुअली पनिश करने की भी जरूरत है। क्योंकि 2-2 साल का डिले किसी भी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए बहुत हो सकता है, और इसको बाहर लाने के लिए भी बहुत हो सकता है। और हर कोई आज ये बोल रहा है कि ईपीएफओ बहुत ही इनएफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, और इस इनएफिशिएंसी का कोई तो जिम्मेदार होगा, उसको भी दोस्तों पकड़ने की जरूरत है। दोस्तों जो चौथा मुद्दा हमको उठाने की जरूरत है, ये होगी क्लोज एस्टेब्लिशमेंट को लेके। क्योंकि दोस्तों ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो आज बंद हो चुकी है, और ईपीएफओ का हायर पेंशन लेने का जो प्रोसीजर है वो ये कहता है कि एम्प्लॉय के फॉर्म भरने के बाद में वो फॉर्म जाएगा एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉयर उसको वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद वो फॉर्म जाएगा ईपीएफओ के पास। लेकिन दोस्तों जो बीच की कड़ी एम्प्लॉयर की अगर ये मिसिंग हो तो क्या करना चाहिए, किसी को कुछ नहीं पता, और यहां पर ईपीएफओ फॉर्म लोगों के रिजेक्ट करने की संभावना बन जाती है। अभी तक कुछ फॉर्म रिजेक्ट हुए, कुछ फॉर्म अभी तक रिजेक्ट नहीं हुए, लेकिन अगर ये चेन फॉलो नहीं होगी तो पूरी संभावना है कि फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो जाएंगे। और यहां पर दोस्तों किसी भी एम्प्लॉय की 1% की भी गलती नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस बंद होंगी कि नहीं होंगी ये एम्प्लॉय के हाथ में नहीं होता, ये ईपीएफओ के भी हाथ में नहीं होता। तो दोस्तों जब डाउट की बात आती है कि भाई अब किसके फेवर में जाए, ईपीएफओ के फेवर में जाए या एम्प्लॉय के फेवर में जाए, तो डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर के लिए बनी है वो ऑर्गेनाइजेशन ये डिसीजन लेगी कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो उस चीज के फेवर में जाए, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायदा हो उस डिसीजन के फेवर में जाए। लेकिन यहां पर ईपीएफओ उल्टे दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए भी दोस्तों कोर्ट में जाने की जरूरत है। और दोस्तों आर्ग्यूमेंट यही बनता है कि एक एम्प्लॉय क्या करे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट बंद हो चुका है, और इस आदमी को जिसका एस्टेब्लिशमेंट बंद हो चुका है उसको नॉर्मल पेंशन तो मिल रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि ईपीएफओ के पास वेज डाटा नहीं है, डेफिनेटली ईपीएफओ के पास वेज डेटा है और उसको इन्वोक करके हायर पेंशन दी जा सकती है। हो सकता है कि डाटा थोड़ा सा त्रुटियुक्त हो, मतलब कि उसमें पूर्णतः फुल डाटा ना हो, वहां पर थोड़ी सी कमी रहेगी उस डेटा में, तो भाई उस कमी वाले डेटा के साथ ही हायर पेंशन दे दूं। क्योंकि उससे होगा क्या कि हायर पेंशन हो सकता है किसी व्यक्ति की कम बने, लेकिन उसको पैसा भी तो ईपीएफओ को कम देना पड़ेगा। तो छोटी मोटी ऑर्डिनरी पेंशन लेने से अच्छा अगर उसको हायर पेंशन का थोड़ा भी स्कोप बनता है तो वो स्कोप उसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए। वो छोटा मोटा हिस्सा है लेकिन उसको हायर पेंशन मिलना चाहिए। इसके ऊपर एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो कि ईपीएफओ होनी चाहिए थी, उसने वर्क करने की जरूरत है। और अगर ईपीएफओ ऐसी चीज नहीं कर रही है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में कोई बुराई नहीं। और दोस्तों जब हम क्लोज एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, यहां पर एक पांचवा मुद्दा भी बन जाता है उन लोगों के लिए जिनके मल्टीपल ट्रांसफर्स हुए, जिन्होंने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन चेंज किए या एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिविजन्स के थ्रू दोस्तों गए हुए। क्योंकि यहां पर क्या हो गया, यहां पर मल्टीपल एम्प्लॉयर बीच में आ गए, और जब तक इन सारे एम्प्लॉयर्स के थ्रू फॉर्म आगे नहीं जाएगा, जब तक सारा डेटा ईपीएफओ को नहीं मिल जाएगा, ईपीएफओ फॉर्म्स के ऊपर एक्शन लेने वाला नहीं है। और बीच में अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जो फॉर्म को प्रोसेस नहीं कर रहा है तो उस व्यक्ति का फॉर्म वहां पर अटकने वाला है। तो दोस्तों जहां पर भी मल्टीपल एम्प्लॉयर की बात आती है, मल्टीपल ट्रस्ट की बात आती है, वहां पर
क्यों फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं, और ये जब फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं तो क्या सच में एम्प्लॉय की इसमें गलती है। तो दोस्तों यहां पर एम्प्लॉयर को भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर एग्जिस्ट करता है और एम्प्लॉयर उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है, जबकि एप्लीकेशन फॉर्म उसके पास आ चुका है। तो दोस्तों यहां पर एम्प्लॉयर के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, और ऐसे रूल्स को यूज करके जो फॉर्म यहां पर रिजेक्ट किए जा रहे हैं इसके लिए ईपीएफओ के ऊपर भी एक्शन होनी चाहिए। और अगर एक्शन ना भी हो तो कम से कम एक डायरेक्टिव तो दोस्तों यहां पर इशू होना चाहिए कि ऐसे केसेस में किया क्या जाना चाहिए, ताकि एम्प्लॉय को फायदा हो, एक आम इंसान को फायदा हो। इसके लिए भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की जरूरत है। और दोस्तों जब हम एम्प्लॉयर की गलती की बात कर रहे हैं तो एक छठवां मुद्दा भी दोस्तों यहां पर आ जाता है, वो होगा दोस्तों वेज डिटेल से रिलेटेड या फॉर्म वेरिफिकेशन से रिलेटेड। दोस्तों ऐसे कई केसेस सामने आए जहां पर ईपीएफओ ने फॉर्म से इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि एम्प्लॉयर ने वेज डिटेल सही तरह से नहीं भरे थे, या एम्प्लॉयर के पास में किसी एक पीरियड का वेज डिटेल्स नहीं था और वहां पे उसने रैंडम फिगर बना के दे दिए, और वो फिगर्स अब ईपीएफओ के डेटा के साथ मैच नहीं हो रहे, इसलिए ईपीएफओ ने हायर पेंशन का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। अब दोस्तों ऐसे केस में कौन जिम्मेदार है? ऐसे केस में क्या एम्प्लॉयर जिम्मेदार है, या ऐसे केस में ईपीएफओ जिम्मेदार है? और अगर जिम्मेदारी किसी की भी बनती हो, उस बंदे का जो जिसने फॉर्म भरा है उसका तो नुकसान हो ही रहा है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, एक बात इसमें पक्की बन जाती है कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का होने वाला है। तो दोस्तों एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एम्प्लॉय की कोई भी गलती नहीं है, उस बंदे के हाथ में ये चीज है ही नहीं कि उसके एम्प्लॉयर के पास में उसका डेटा है कि नहीं है, उस बंदे के पास ये चीज है ही नहीं कि ईपीएफओ के पास उसका डेटा है ही नहीं, और जो चीज उसके हाथ में नहीं है उसके बेसिस पे उसका डेटा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है या उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल में नहीं बनता, और इसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन ईपीएफओ को ढूंढना चाहिए था। जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट का केस है, मल्टीपल ट्रांसफर का केस है, या ऐसा केस है जहां पर एम्प्लॉयर सही तरह से वेरीफाई नहीं कर पा रहा, सही तरह से डिटेल्स नहीं दे पा रहा। दोस्तों ये सारी चीजों के ऊपर में एक क्लैरिफिकेशन ईपीएफओ को अभी तक इशू कर देना चाहिए था कि इस तरह के इश्यूज को किस तरह से हैंडल किया जाएगा। लेकिन अगर ईपीएफओ इन केसेस में इंटरेस्टेड नहीं, सिर्फ उनको रिजेक्ट करने के पीछे ही पड़ा हुआ है, तो इसके लिए एक डायरेक्टिव इशू करवाने के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत है। क्योंकि ये सारे केसेस जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताया दोस्तों, ये 6 मुद्दे अगर कोई एक केस एक साथ कवर कर लेता है तो मैं बता रहा हूं 99% इश्यूज जो हायर पेंशन से रिलेटेड आ रहे हैं वो एक साथ में सॉल्व किए जा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, संविधान इस देश का हमको ये हक देता है कि हमारे साथ जो भी अन्याय हो रहा है उसके लिए देश के हाईएस्ट कोर्ट के भी दरवाजे हम खटखटा सकते हैं, और इसके लिए हमको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स इतने बड़े नहीं हो सकते कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर चले जाए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरप्रिटेशन इतना बड़ा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर चला जाए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी नियम इस तरह का नहीं हो सकता जो देश के संविधान को फॉलो नहीं करता, जो देश के कानून को फॉलो नहीं करता। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो देश का हाईएस्ट कानून माना जाता है। और दोस्तों इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे वायलेशंस यहाँ पे हो रहे हैं, और मुझे उस वायलेशन से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम यह है कि जो आम आदमी को नुकसान हो रहा है, एक आम आदमी जो उम्मीद लगाकर बैठा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक बढ़िया जजमेंट दिया, इससे शायद मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा, उसकी वो उम्मीद टूट रही है। और दोस्तों जब लोगों की उम्मीद टूटती है तो पता है क्या होता है, लोगों का सिस्टम पर से विश्वास उड़ जाता है, और जब सिस्टम पर से विश्वास उड़ता है तो दोस्तों वहां पर आ जाती है अनार्की। मतलब कि लोगों का अपने ही देश की सरकार के ऊपर में भरोसा नहीं है, और जब लोगों का सरकार के ऊपर भरोसा नहीं होता है तो दोस्तों वो डेमोक्रेसी बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सकती। इसीलिए सरकार का काम है लोगों को भरोसा दिलाए, सुप्रीम कोर्ट का काम है लोगों को भरोसा दिलाए, और सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम सही तरह से किया है, लेकिन ईपीएफओ अपना काम यहां पर सही तरह से नहीं कर रही है। तो उसके लिए दोस्तों डायरेक्टिव इश्यू करवाने की जरूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो मुद्दे मैंने आपके सामने रखे इसने आपके जिंदगी में थोड़ा सा वैल्यूएशन जरूर किया होगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैंने मुद्दे बेहतरीन तरह से आपके सामने पेश किए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि कोई और मुद्दा छूट गया जो शायद मुझे उठाना चाहिए था तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डेफिनेटली अगले वीडियो में मैं उसके ऊपर भी आवाज जरूर उठाऊंगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखे तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि जो भी लोग परेशान हो रहे हैं दोस्तों हायर पेंशन से रिलेटेड उनको एक क्लैरिटी आए, उनको पता चले कि किस तरह से आगे जाना है। हो सकता है दोस्तों कि आप जब इस वीडियो को शेयर करें तो ये किसी ऐसे ग्रुप के पास पहुंच जाए जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, तो उनको ये जो मेरे आर्गुमेंट्स मैंने आपके सामने रखे ये उनके फायदे में आ जाए, और कोई भी कोर्ट में जाए, कोई भी केस जीते, फायदा पूरे देश की जनता को होगा, फायदा सारे एम्प्लॉयज को होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब वर्डिक्ट देगा तो पैन इंडिया एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों
मैं तो मेरा काम सही तरह से कर रहा हूं, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करके मेरे ओपिनियन में आपके साथ शेयर करता हूं। मुझे जो लगता है कि जिस तरह से चीजों को इंटरप्रेट करना चाहिए वो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों अगर आप यहां पर खुद को फील कर रहे हैं कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो दोस्तों आपका भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कहीं ना कहीं ऑफिसर्स के कानों में ये शब्द पड़े कि भाई लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, मत करो, भगवान सब देख रहा है। तो दोस्तों मैंने मेरा काम यहां पर कर दिया। अगर आपको लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो के साथ एंगेज जरूर होइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो के साथ में कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचने की हम कोशिश करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।